हेलो गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये मोस्ट सिंपल टॉपिक है पूरे इनकम टैक्स में। काफ़ी सिंपल टॉपिक होता है और इसको कवर करना बहुत ही आसान होता है। यू कैन कवर इट विद इन 1 और 2 आवर्स अगर आप इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें टॉपिक्स तो सब टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक ऑफ एंटायर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो आपको ये पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है, प्लस बहुत ही प्रैक्टिकल है। आपके आसपास हमेशा होता रहता है, तो आपको हमेशा पता होता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप बहुत जल्दी रिलेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों से। देखो क्या होता है ना कि जब हम महंगे शहर में जाते हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहर में चले गए आप, या फिर आप बम्बई जैसे शहर में चले गए, तो वहाँ पर अब आपको रहना तो है, गए हो तो रहोगे कहीं पर। तो रहने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप मान लो कि आप इंडिया के अगर 28 स्टेट्स में अगर आप घूम रहे हो, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में घूम रहे हो, तो आप हर स्टेट में ज़मीन खरीदते रहो, मकान बनाते रहो, या हर एक स्टेट में मकान खरीदते रहो। बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है और फिजिबल भी नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है ना कि लोग मकान बना कर रखते हैं, 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी मकान बनाई हुई ऑलरेडी रहती है। तो वो क्या करते हैं कि जो बाहर दूसरे स्टेट से आते हैं रहने के लिए फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और फॉर बिजनेस पर्पस और फॉर एनी अदर पर्पस, तो वो जो रहने आते हैं ना वहाँ पर, तो उनको क्या होता है, उनको ठहरने के लिए जगह चाहिए, तो वो ऐसे हाउसेस को लेट आउट कर देते हैं, लोग उसमें रुकते हैं। तो इनसे क्या होता है कि उन्हें घर बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं दिल्ली की एक प्रीमियम जगह में रहना चाहती हूँ और वहाँ उस प्रीमियम जगह में कनॉट प्लेस जैसे प्रीमियम जगह में जाकर मैं रहना चाहती हूँ, और मैं वहाँ पे घर ख़रीदने जाऊँ, तो आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन होगा। मतलब मैं ख़रीद नहीं सकूँगी, काफ़ी कॉस्टली होता है उन सब जगहों पे। तो क्या होता है कि पुराने घर जो थे वो लेट आउट किए हुए रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एज अ रेंट वहाँ पे रेंट देकर वहाँ पे एज अ टेनेंट रहते हैं। तो इसमें दोनों का फ़ायदा, जिसका घर है उसको मिल जा रहा है रेंट का रेंट, मुझे घर ख़रीदना भी नहीं पड़ रहा, प्लस प्रीमियम लोकेशन पे मुझे स्टे भी मिल जा रही है, अबोर्ड भी मिल जा रहा है, मैं अच्छे से रह पा रही हूँ। तो ये सिस्टम चलता है। सरकार ने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जो जैसे दिल्ली वगैरह में जैसे घर जिन्होंने बना रखा है और वहाँ पर जहाँ पर लोग स्टे कर रहे हैं, तो उनको उनका रेंट काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से उनको रेंटल इनकम काफ़ी हाई होता है। और ऐसे इनकम को इनकम टैक्स की नज़रों से अगर वो चला जाए, ओवरलुक हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये इनकम मान लो जैसे मैं अगर कोई पर्सन है वो ओनर है किसी घर का और वो अपने घर को लेट आउट कर रहा है, उसको लेट आउट करने से जो इनकम आ रहा है वो इनकम इनकम टैक्स के अंदर टैक्स होती है, और अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वो टैक्स होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके घर से डिराइव होने वाली इनकम है। अब आपका घर कैसा भी हो चलेगा, मतलब झोपड़पट्टी भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको रेंट कमा रहे हो, आप ओनर हो उस जगह के। ठीक है, रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो सारा चलेगा, घर कैसा भी हो चलेगा। मैटर ये होना चाहिए कि आपका घर होना चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए, और आपने लेट आउट किया हुआ है, आपको वहाँ से रेंट मिल रहा है। तो आपको जो वो रेंट मिल रहा है ना, वो रेंट आपकी इनकम है। एंड दैट इनकम एवरी इनकम यानी आपको कोई भी एसएससी है उसके हाथों में कोई भी इनकम है, तो डैट विल बी टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट लगता ही इनकम पर है। तो जो इनकम आपके हाउस की प्रॉपर्टी के लेट आउट होने की वजह से आपको हो रहा है, माइंड यू ओनर होना इंपॉर्टेंट है, आप उसके ओनर हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके ओनर नहीं हो, आपने पहले से किसी से लेट आउट किया है, खुद ही उसमें एज अ टेनेंट रह रहे थे, फिर कुछ पोर्शन किसी और को लेट आउट कर दिया, तब आप एक उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, तो देन दैट इनकम कैन नॉट बी टैक्सड अंडर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंडर अगर अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अगर कोई इनकम टैक्स होती है, वो तभी हो सकती है जब एक हाउस हो, सबसे इम्पॉर्टेंटली एक घर हो, आप उस घर के ओनर हो और आपने लेट आउट किया है, आपको वो पैसा लेट आउट से आपको मिल रहा है। लेट आउट करे घर को, और घर कैसा भी हो, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, मैटर नहीं करता। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है, इसका जो मेन सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, इनकम जो सेक्शंस वो कवर करता है, वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 22 से 27। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से सेक्शन 27 के अंदर
हम हाउस प्रॉपर्टी के सारे प्रोविजंस पढ़ते हैं। इसके हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो गए, कैसे कैसे टैक्स होना है, कब उसका जेवी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका इनकम को कैसे निकालेंगे, क्या उसमें से डिडक्ट करेंगे, क्या एक्सपेंसेस मानेंगे, ये सारा जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रोविजंस हैं, इनके लिए प्रॉपर प्रोविजंस है। उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही हम उस एक्सपेंसेस को ट्रीट करेंगे, हम उन इनकम्स को ट्रीट करेंगे, उन सर्कमस्टांसेस को डील करेंगे। ठीक है, तो हर सर्कमस्टांसेस के लिए टैक्स में प्रोविजंस दे रखे हैं। उन प्रोविजंस को हमें माइन्यूटली पढ़ना होता है, उनके मीनिंग्स को डिराइव करना होता है और उनको फिर अप्लाई करना होता है। अगर हमें कोई सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं उस पर, तो उनको प्रॉपर्ली सारे सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए उसको अप्लाई करते हुए हमें फिर लास्ट में आना होता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आया, लास्ट में कितना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रहा है, ये हम लोग को डिराइव करना होता है। ठीक है, तो सेक्शन 22 जो पहला सेक्शन है दैट इज़ द चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 22 इज़ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो ये बोलता है कि इनकम, अब आपको मैंने बताया था ना कि 3 चीज़ें होनी चाहिए, लेट आउट होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका घर होना चाहिए। यानी जिस एसएससी को हम ध्यान में रख रहे हैं और जिस एसएससी का लेट आउट इनकम निकाल रहे हैं उसका घर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एग्जैक्ट मैं लॉ का लैंग्वेज नहीं लिख रही, मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लिख रही हूँ, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लॉ की अंडरस्टैंडिंग है। जो बोलते हैं ना बेयर एक्ट, मैं वो बेयर एक्ट स्टेट भी नहीं कर रही हूँ, मैं उसके मीनिंग्स को स्टेट कर रही हूँ। मैं उसके मीनिंग्स को ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में उनके मीनिंग्स स्टे करती रहें और आपको ईजिली कोई चीज़ दे तो आप उसको ईजिली बाइफरकेट कर पाएँ कि ये फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा, ये सिचुएशंस लागू होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इनकम फ्रॉम सबसे पहला होना चाहिए लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेट आउट ऑफ, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और बाय ओनर होना चाहिए। यानी अगर ये 3 चीज़ें होंगी, ये जो 3 बातें लिख रखी है ना मैंने, ये जो 3 बातें मैंने लिख रखी है कि लेट आउट होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और ओनर होना चाहिए, अगर ये 3 बातों में टिक 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 होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स हो सकता है। ये जो ओनर है ना, दिस ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर ऑल्सो, दिस ओनर इंक्लूड्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। मतलब डीम्ड ओनर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है डीम्ड ओनर। बहुत बार लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं तो सरकार बोलता है ना कि तुम मुझे मूर्ख बनाओगे तो मैं तुम्हें महामूर्ख बना दूंगा, तो उसके लिए उन्होंने वो लोग ऐसे कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं, डीम्ड ओनर, डीम्ड इनकम, डीम्ड रिसीप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट आता रहता है, तो इससे घबराने का नहीं है। तो ये क्या हो गया, डीम्ड ओनर हो गया। ये डीम्ड ओनर का सेक्शन है, यही आपका अंतिम सेक्शन है, सेक्शन 27, जिसमें हम लोग डीम्ड ओनर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा 22 से 27 है, तो उसमें 22 तो हम पढ़ ही रहे हैं और उसमें ये जो ओनर है ना, इसके अंदर डीम्ड ओनर भी कवर्ड है। यही हम लोग का अंतिम सेक्शन हम पढ़ेंगे, जब हम 27 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब इसमें जो हाउस होगा ना, ये जो हाउस होगा, ये हाउस कैसा भी हो सकता है, ये हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल भी हो सकता है या कमर्शियल भी हो सकता है। ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये कैसा भी हो सकता है, ये रेजिडेंशियल भी हो सकता है या फिर ये कमर्शियल भी हो सकता है। इट कैन बी रेजिडेंशियल और इट कैन बी कमर्शियल। और प्लस अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा तो नहीं है सबका घर अपार्टमेंट में ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सबका अपार्टमेंट वाला ही घर होता है। किसी किसी का घर होता है ना, उसमें मान लो घर है, फार्म हाउस जैसा होता है, घर है, फिर पीछे पूरा लैंड खाली है, उसमें कुछ कुछ सब्जियां लगा रखी है, पेड़ लगा रखे हैं, या फिर मेरा ही घर है, मैंने आगे आगे जगह छोड़ रखा है, उसमें फाउंटेन वगैरह कुछ बना रखा है। तो वो जो लैंड है, जो बाउंड्री होगा ना, घर का जो बाउंड्री होगा, मान लो कि मेरा ये घर है, देखो मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लो कि मेरा यहाँ पर ये घर है, ये मेरा घर है, मैंने यहाँ पे घर बना रखा और ये मेरा पूरा बाउंड्री है। ठीक है, ये पूरा बाउंड्री है, यहाँ दीवार हो रखे हैं, इधर दीवार हो रखे हैं, ये पूरा दीवार हो रखा है, ये पूरा मेरा घर का बाउंड्री है। इसके बाहर किसी और का घर है। ठीक है, मेरा घर तो इतने दूर है, मैंने लेट आउट तो सिर्फ इतना किया, ये तो लेट आउट नहीं किया, ये तो मेरा लैंड है। बट ये लैंड जो है ना, ये एज अ प्रॉपर्टी इस घर से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे लैंड अपरटिनेंट टू, लैंड अपरटिनेंट टू और अटैच्ड देयर टू।
तो ये जो लैंड है ये अटैच टू दिस हाउस है, दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग क्या बोले कि इंक्लूड्स लैंड अपॉर्टिनेंट टू, includes land appertinent to और comma attached to। तो ये चीज़ हो गया मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल हो गया। ये मेरा सेक्शन 22 बोलता है, जो कि हमारा चार्जिंग सेक्शन था, सेक्शन 22। ये सेक्शन 22 और भी कुछ कुछ बातें बोलता है, जैसे कि मान लो मेरा कोई वैकेंट लैंड है और मैंने उसको लेट आउट किया, तो लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड, लेटिंग आउट ऑफ वैकेंट लैंड। तो जो मेरा वैकेंट लैंड को अगर हम लेट आउट कर रहे हैं तो वहाँ क्या कोई हाउस है? कोई हाउस नहीं, कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है और मैंने पूरे के पूरे, मान लो ये मेरा काम भी हो सकता है, मेरा बिजनेस भी हो सकता है कि मैं ज़मीन खरीदता हूँ और उसको लेट आउट कर देता हूँ, तो ये लेटिंग आउट ऑफ हाउस वैकेंट लैंड जो है वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता, या हमारे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। ये शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज में, या तो ये टैक्सेबल हो जाएगा या फिर ये पीजीबीपी में हो जाएगा। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा काम ही ये होता हो कि हम लैंड खरीदते हैं उसको फिर लेट आउट कर देते हैं, या फिर हम लैंड खरीदते हैं उसको रेंट पे दे देते हैं। बहुत बहुत लोग लैंड खरीदते हैं और उसको ऐसे मान लो कोई सेमिनार अटेंड करवाने के लिए, या फिर कोई कंसर्ट वगैरह करने के लिए लेट आउट पे देते रहते हैं। तो ऐसा अगर मान लो ये मेरा बिज़नेस ही है, तो हमेशा जब भी पीजीबीपी जहाँ पे भी आएगा तो वो हमेशा हमेशा उसका अपर हैंड रहता है। अदर सोर्सेज और पीजीबीपी, ये दो चीज़ें उनमें से डिसाइड करना, तो वी विल ऑलवेज गो विद पीजीबीपी। जब भी पीजीबीपी सेक्शन आ जाएगा तो हमेशा उस पे जाए, उस वो लगेगा। ये ध्यान में रखने का है। दूसरी बात जो बोलता है कि अगर मान लो ये हाउस प्रॉपर्टी है, ये ओनर ही यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपने ही बिज़नेस के लिए। मान लो एक बात, अगर ये बात बोलता है कि अगर जो मेरा हाउस प्रॉपर्टी है वो ओनर खुद ने यूज़ कर रहा है, ओनर खुद यूज़ कर रहा है, ओनर खुद यूज़ कर रहा है और वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, और अगर वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो ओनर खुद यूज़ कर रहा है तो वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो यहाँ क्या वर्ड आ गया? बिज़नेस आ गया। जैसे ही जहाँ भी बिज़नेस वाली वर्ड आ जाती है ना, वहाँ पे हमारा हेड आ जाता है टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ये पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर एसएससी है, मान लो ओनर नहीं है, ओनर यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, ये एसएससी है, ओनर है, वो बिज़नेस उसका लेटिंग आउट जो है, उसका जो मतलब उसका जो ये हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना ही उसका बिज़नेस है। उसका उसने ऐसा बना रखा है कि नहीं, मैं हाउस प्रॉपर्टी बनाता हूँ और फिर उसको लेट आउट कर देता हूँ। और ऐसा उसने कई स्टेट्स में अपने बहुत सारे घर बना रखे हैं, लेट आउट कर रखे हैं, इसका एज अ पार्ट ऑफ बिज़नेस है उसका। तो अगर ये उसका बिज़नेस है तो ऑल्दो इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ओनर भी है, मान लो इसमें ओनर भी है, मतलब जो मेरा एसएससी है वो मेरा ओनर है, जिसकी एसएससी कौन होता है? जिसको हम एसेस कर रहे होते हैं, जिसका हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिसकी हम इनकम एक्सेस कर रहे होते हैं, मेरा एसएससी होता है। तो वो इस हाउस का ओनर भी है और उसने लेट आउट भी कर रखा है, ठीक है, उसको लेट आउट इनकम भी और उसकी प्रॉपर्टी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है। तो सेक्शन 22 का जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, बट स्टिल ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा, ये पीजीबीपी में टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये उसका बिज़नेस है। अगर कहीं क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाए ना कि एज अ पार्ट ऑफ हिज बिज़नेस, तो वेन एवर ये बिज़नेस वर्ड आ जाता है तो हाउस प्रॉपर्टी फिर वहाँ नहीं लगता है, वहाँ फिर बिज़नेस पीजीबीपी लग जाता है, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिज़नेस प्रोफेशन लग जाता है। तो हम लोग इसमें देखें ना कि 4-5 चीज़ें हमने देखी। हमने ये देखी कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ओनर होनी चाहिए, ठीक है, ओनर है, उसने लेट आउट किया है टीनेंट को, मान लो उसने लेट आउट किया है टीनेंट को, और ये टीनेंट जो है वो फिर बिज़नेस कर रहा है, टीनेंट ने बिज़नेस कर रहा है, ठीक है। तो टीनेंट कुछ भी कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? इसने लेट आउट इसको किया है, यहाँ पे ये जो लेट आउट हुआ है ये इन अ गुड फेथ हुआ है, ठीक है, इसको लेट आउट हुआ है, टीनेंट को इन अ गुड फेथ लेट आउट हुआ है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। मान लो ओनर ने टीनेंट को लेट आउट किया और टीनेंट एज अ रेजिडेंस उसको यूज़ कर रहा है, तो टीनेंट उसको कैसे भी यूज़ कर रहा है डजेंट मैटर, एज अ रेजिडेंस उसको यूज़ कर रहा है, तो टीनेंट उसको कैसे भी यूज़ कर रहा है डजेंट मैटर। ये लेट आउट हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी है, ओनर है, तीनों चीज़ें हैं और इसकी बिज़नेस भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है।
ओनर ने वेकेंट लैंड लेट आउट किया है, ओनर ने वेकेंट लैंड लेट आउट किया है और टीनेंट को लेट आउट किया है। तो यहाँ पर क्या लेट आउट हो रहा है, यहाँ पर वेकेंट लैंड लेट आउट हो रहा है, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस बिजनेस पीजीबीपी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि ओनर ने सेल कर दिया, ओनर ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी है उसने सेल कर दिया है, तो जब उसने सेल कर दिया है तो या तो उसे कैपिटल गेन होगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रियल एस्टेट वाला आदमी है, उसका काम ही हो कि घर बनाना और उसको सेल करना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पीजीबीपी, या तो पीजीबीपी होगा या तो कैपिटल गेन होगा, एज द केस में भी। ठीक है, अगर ये अपने बिजनेस प्रोपोर्शन के लिए अगर ओनर यूज़ करता है, यूजेस फॉर ओन बिजनेस प्रोपोर्शन, ओन बिजनेस प्रोफेशन, अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए अगर ये ओनर यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली ये तो हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ओनर बिजनेस के लिए इसको यूज़ कर रहा है, एज अ रेजिडेंस नहीं हो रहा है, वो लेट आउट नहीं कर रहा है, एक मेजर फैक्टर ही एब्सेंट है इसमें तीनों फैक्टर्स में से, तो ये पीजीबीपी चला जाएगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी ओनर खुद के रुकने के लिए यूज़ कर रहा है, मान लो वो लेट आउट नहीं कर रहा है, वो खुद के रेजिडेंस के लिए भी यूज़ कर रहा है, तो ओनर ने घर बनाने के लिए लोन तो लिया होगा, उसका इंटरेस्ट तो हो रहा होगा, तो सरकार बोलती है ना कि इसका इंटरेस्ट का बेनिफिट देंगे, और बेनिफिट तब तक नहीं देंगे जब तक कि उसका चार्ज नहीं करेंगे, उसको टैक्स में चार्ज नहीं करेंगे, तो बेनिफिट कैसे देंगे, तो इसको बोलते हैं, तब हम बोलते हैं, तो सरकार बोलती है कि ठीक है, हम इसको, आप अगर ओन रेजिडेंस के लिए भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं ना, ओन रेजिडेंस के लिए भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसका हाउस प्रॉपर्टी में उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई वो बात ये है, इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई वो ये बात है कि यूज्ड बाय टीनेंट डजंट मैटर, टीनेंट किस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है वो मैटर ही नहीं करता, डज नॉट मैटर। ठीक है, एक केस आया था कि सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हमने ये वाला जो चार्ट बनाया उसमें यहाँ एक केस आया था कि हाउस प्रॉपर्टी को हम सेल कर रहे हैं, तो सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में देखें क्या होता है। सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हमने हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया है, तो जब हम, अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी एज अ कैपिटल एसेट हेल्ड होगा, मतलब एज अ हाउस, मेरा हाउस प्रॉपर्टी अगर कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड होगा, वो मेरा अगर कैपिटल एसेट होगा, एसएससी का वो अगर कैपिटल एसेट होता है, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी एसएससी का कैपिटल एसेट होता है, तो इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। अंडर द हेड कैपिटल गेन। इनकम कैसे होगा, ओबियसली इनकम होगा, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी को मान लो सेल कर रहे हैं तो बेचेंगे, तो हमको प्रॉफिट होगा ना बेचने पे, हम, मेरा एक्विजिशन कितने पे हुआ था और मेरा सेल कितने में हो रहा है, उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। तो मैं अगर अपने हाउस प्रॉपर्टी को बेच रही हूँ तो इधर प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रही हूँ, ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि मुझे बेचना पड़ रहा है, तो उसमें तो हम लॉस पे तो नहीं बेचेंगे, ये जनरल एक एजम्पशन है। तो उसमें क्या होगा कि हमको कैपिटल गेन होगा अगर वो मेरा एज अ कैपिटल एसेट हेल्ड है, बट अगर वही हाउस मेरा एज अ कैपिटल एसेट ना हेल्ड, मैंने एज अ कैपिटल एसेट नहीं एज अ इन्वेंट्री हेल्ड कर रखा है, मतलब मैं इन्वेंट्री कब हेल्ड कर रखूँगी, जब मैं मेरा जो मैं रियल एस्टेट वाले हूँ और मेरे को हाउस बनाकर बेचना यही मेरा काम है, तो मैं उसको एज अ इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड रखी रहूँगी। अगर मैं उसे स्टॉक इन ट्रेड रखी रहती हूँ और एज अ मेरा बिज़नेस में अगर वो मेरा एज अ स्टॉक है, मेरा बिज़नेस ही है, घर बनाकर उसको बेचना, सेल करना, घर बनाकर बेचना, ये मेरा बिज़नेस ही है, तब वो कैपिटल गेन नहीं है, तब वो मेरा पीजीबीपी है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा रहे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहता है, तो मोस्ट प्रेफर्ड होगा कैपिटल गेन, ये आपका मोस्ट प्रेफर्ड है, आप कैपिटल एसेट मान के उसको कैपिटल गेन के अंदर चार्ज कर लें। और आप साथ में एक नोट भी लिख सकते हैं कि एज द केस में भी कि इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल एज कैपिटल गेन और पीजीबीपी एज द केस में भी, सिंस नथिंग इज गिवन, सो इट इज अज्यूम दैट द हाउस हैज़ बीन हेल्ड, दिस हाउस प्रॉपर्टी इज बीइंग हेल्ड एज अ कैपिटल एसेट एंड हेंस इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो ये हम एक एजम्पशन नोट में लिखेंगे और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन में। दूसरा चीज़, एक और पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर
बहुत बार क्या होता है कि जो हमारा ओनर होता है वो हमें सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नहीं लेट आउट करता है, हमको पूरा फुल फर्निश्ड हाउस देता है। मान लो उसके साथ हमें घर भी दे रहा है, साथ ही साथ हमको जनरेटर दे रहा है, मेरे को फर्नीचर्स दे रहा है, फुल फर्निश्ड हाउस है, एसी है, कूलर है, वो सब कुछ अपना दे रहा है और हाउस हमको दे रहा है, फुल फर्निश्ड हाउस फॉर कंफर्टेबल एक रेजिडेंस दे रहा है। और मैं उसको पूरा सारे का टैक्स मतलब सारे का रेंट दे रही हूँ, मतलब उसने जो मुझे कमोडिटीज़ दिए हैं साथ ही साथ उसका जो घर का जो प्रॉपर्टी है दोनों मिलाकर मैं रेंट दे रही हूँ। तो ऐसे रेंट को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट रेंट। ऐसे रेंट को हम लोग कंपोजिट रेंट बोलते हैं। अगर कंपोजिट रेंट वाला केस आता है जिसमें कि मान लो मुझे ना सिर्फ घर नहीं, साथ ही साथ हॉस्टल मान लो मिल रहा है, स्टूडियो में अगर स्टूडियो वगैरह होता है तो उसमें क्या मिलता है हम लोगों को, लाइट, स्पीकर, ये सब लगा हुआ मिलता है। अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में खाना, फ्रिज वगैरह, किचन वगैरह फर्निश्ड हम लोगों को मिलता है, लिफ्ट है, पावर बैकअप है, सिक्योरिटी, अगर ये सब कुछ सबका मिला के हमको रेंट ले रहा है तो हम ऐसे रेंट को बोलते हैं कंपोजिट रेंट। उस केस में हम ये देखते हैं कि क्या जो मेरा रेंट है वो बाइफर्केशन हो सकता है, इज़ बाइफर्केशन पॉसिबल। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि बाइफर्केशन हो सकता है क्या, मतलब कि बाइफर्केशन बिटवीन रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट फॉर फैसिलिटीज पॉसिबल। बाइफर्केशन बिटवीन रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट फॉर फैसिलिटी, रेंट फॉर फैसिलिटी क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है, इफ़ यस, अगर ये पॉसिबल है, या तो पॉसिबल होगा या तो नहीं पॉसिबल होगा। तो अगर ये पॉसिबल है तब क्या होगा, दो रेंट बन जाएंगे। एक रेंट होगा रेंट फॉर प्रॉपर्टी, एक रेंट बनेगा रेंट फॉर प्रॉपर्टी, और दूसरा रेंट बनेगा रेंट फॉर फैसिलिटी। ठीक है, तो जो रेंट फॉर प्रॉपर्टी बनेगा, हाउस प्रॉपर्टी बनेगा, नो डाउट ये चला जाएगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल अंडर द हेड, टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और ये रेंट फॉर फैसिलिटी जो है ये हो जाएगा, ये चला जाएगा पीजीबीपी और अदर सोर्सेज एज द केस में भी। ये हम लोगों को लिखना होगा, एज द केस में भी, ये वर्ड, ये फ्रेज़ हम लोगों को लिखना होगा, एज द केस में भी। ठीक है, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज एज द केस में भी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसका बाइफर्केशन पॉसिबल ही ना हो, बाइफर्केशन पॉसिबल ही ना हो। रेंट का जो मैंने वो उसने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है ना, वो कंपोजिट रेंट का उसने बाइफर्केशन दिया ही नहीं है, उसने बताया ही नहीं है। तो अगर बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है तो इंटायर रेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। तब हाउस प्रॉपर्टी का सीन नहीं आएगा। ऐसा माने हाउस प्रॉपर्टी ना बोला सबसे सिंपलर सेक्शन है सबसे, लेकिन जहाँ हाउस प्रॉपर्टी में पीजीबीपी अदर सोर्सेज वाला केसेस आ जाता है तो हाउस प्रॉपर्टी का जो एरिया वो वीक हो जाता है। हम लोग उसमें पीजीबीपी और अदर सोर्सेज वाले एरिया को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उधर उधर उसमें टैक्स कर देते हैं। एंटायर रेंट इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और अदर सोर्सेज एज द केस में भी, एज द केस में। तो इतनी सारी बातें हमारा सेक्शन 22 डिस्कस करता है। जो बेयर एक्ट है वो इतनी सारी बातें बताता है। बेयर एक्ट स्टेट करने के बजाय ये उसका अंडरस्टैंडिंग है।